जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी देश में, कोई भी देश या तो रिपब्लिक होगा या डेमोक्रेसी, है ना। अगर रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, दोनों का अंतर क्या है। रिपब्लिक हिंदी मीनिंग होगा गणराज्य और डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र का है तो शासनाध्यक्ष, यानी कि देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए एक अध्यक्ष होगा, जिसके जिसके लिए पीएम नियुक्त होते हैं। और गणराज्य मतलब राष्ट्र का एक अध्यक्ष होता है, जैसे पीआर यानी कि प्रेसिडेंट। जैसे हमारे परिवार में मान लिए कि आपके घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे वो समझिए राष्ट्रपति हुए। जो नाम मात्र के है, सिर्फ उनका बात प्राइम मिनिस्टर सुनेगा, यानी कि जो आपको आपके घर में परिवार को चला रहा है उनको प्रधानमंत्री बोला जाएगा, और जो घर में सबसे बुजुर्ग होंगे उनको राष्ट्रपति बोला जाएगा। ठीक है, जो काम के लिए कौन है, जो परिवार को चला रहे हैं। उसी प्रकार देश में नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र, नाम मात्र मतलब पहले कागजी रूप से सबसे बड़े, लेकिन वास्तविक रूप से देखिएगा तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े होते हैं। ये वही देखेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता क्या। देखेंगे कि सबसे पहले हमारे देश को चलाने के लिए कानून बनाए गए, और कानूनों को संग्रहित करके जमा करके एक किताब लिख दिया गया, जिस किताब को संविधान कहा जाता है। और संविधान तो इतने मोटे बुक है, और उस बुक को कई चैप्टरों में बांटा गया। जैसे आप लोग कोई सिलेबस के कोई बुक को पढ़ते हैं, मान लीजिए साइंस के बायोलॉजी को उठाते हैं, उसमें कितने चैप्टर में बटे हुए होते हैं, और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक होता है। उसी प्रकार संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, और 22 भाग के अंदर कुछ कुछ टॉपिक है, प्रत्येक भाग के अंदर, जिसको आर्टिकल कहा जाता है। कुल आर्टिकल की संख्या संविधान में 395 है, जिसमें 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक राष्ट्रपति का चर्चा है। राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाता है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, कैसे चुना जाता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वही सब आइए देखेंगे। जैसे ठीक लिखा हुआ पकानी कोका द्वियोदशम। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम मतलब होता है कि पद से पद, पद का जो चर्चा किया होगा आर्टिकल 52 में। क्या मतलब कार्यपालिका प्रधान, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका कहने का मतलब हमारे देश के लिए नियम कानून बनते हैं, उसको लागू करवाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और सिग्नेचर जो अंतिम रूप से वही करते हैं, यानी कि इसलिए कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति हुए। और निर्वाचन, निर्वाचन का चर्चा आर्टिकल 54 में है। इसी को आज हम लोग ज्यादा जोर देकर देखेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट कोटा, निर्वाचन के लिए क्या क्या कोटा है। फिर उसके बाद का से कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना है, कितने दिनों तक राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद बन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दू से दोबारा मतलब कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर मानिए कि हम राष्ट्रपति देश के हो गए, तो दोबारा भी हम 5 साल के खत्म करने के बाद, अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद फिर दोबारा भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और यो से योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। 10 से दशा, किस किस दशा में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। और से शपथ अगर जीतने के बाद शपथ किसके समक्ष लेगा, किसके सामने लेगा। और मस्त महाभियोग, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से का से कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और दूसरे दोबारा, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद दोबारा ही बन सकते हैं। आज तक पूरे इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत आजादी के बाद एक ही राष्ट्रपति वैसे हुए जो दोबारा चुने गए, जिनका नाम हमारे बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं, और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा चुने गए। और यो से योग्यता, किन किन योग्यता, उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए जिसके बल पे राष्ट्रपति का चुनाव को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले उनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, और वो भारत के नागरिक होना चाहिए। और तीसरा बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि ऐसा नहीं कोई मुंह उठा आ जाएगा कि हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुवादक, वो भी संसद बोले थे, संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। यानी कि 50 सांसद और 50 सांसद, 50 मतलब कि 100 हो गया, 100 सांसद यानी कि 100 एमपी। तो पहले तो 50 प्रस्ताव होना चाहिए कि नाम बढ़ाना होना चाहिए कि हाँ हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और 50 को हाथ ऊपर करना पड़ेगा, हाथ ऊपर करना पड़ेगा मतलब कि हाँ हम भी साथ में ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा ही कोई उठा के देखा कि हाँ हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ सकता। अगर आप चाहिएगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, तो उसके पहले 100 को सांसदों को अपने ओर आकर्षित करना पड़ेगा, और उनको कहना पड़ेगा कि मेरे लिए, है ना, मेरे लिए संसद में प्रस्ताव लाइए। 50 सांसद प्रस्ताव लाएंगे और 50 सांसद हाथ उठा करके दिखा देंगे कि हाँ हम भी इनके साथ में। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनाव नहीं लड़ सकता। 35 वर्ष जिनका उम्र है वो अब भारत के नागरिक होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, वो भी संसद के होने चाहिए, यानी कि सांसद होना चाहिए। और किन किन दशा में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति कोई भी आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पागल हो
तब नहीं लड़ सकता। दिवालिया मतलब देश के पैसे को लूट करके भाग गया तो वो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। और तीसरा, किसी लाभ के पद पर, मतलब कोई अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, वो सरकारी नौकरी को त्यागना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा और तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और जब राष्ट्रपति जब जीत जाएगा तो शपथ किसके समक्ष लेगा, किसके सामने? सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे उन्हीं के सामने राष्ट्रपति अपने ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया। मानिए राष्ट्रपति कोई गैर संवैधानिक काम करने लगे तो सांसद सब चाहे तो महाभियोग ला करके, इम्पीचमेंट ला करके राष्ट्रपति को बर्खास्त करवा सकता है, हटवा सकता है। लेकिन इतना आसान होता नहीं। वो कभी अगले वीडियो में देख लेंगे कि महाभियोग कैसे लाया जाता है। ठीक है, ये सब देख लिए और हम अब देखेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है। यही चीज पे फोकस ज्यादा करना है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात है कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। याद रखिए, हम लोग जो विधायक चुनते हैं या सांसद, हम लोग डायरेक्ट जाकर के में बटन दबाए है ना, वोट देते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कहने का मतलब है हम लोग के द्वारा चुने गए विधायक हो या सांसद हो, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते, इसलिए इनके चुनाव को अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे इनके चुनाव में कौन कौन लोग भाग होंगे, यानी कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे। एक होता है संसद और दूसरा होगा विधानमंडल। आपको पहले से पता है कि संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, और विधानमंडल के 2 सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। याद रखिए विधानसभा यानी कि कुल 2800 राज्य की जितने भी विधानसभा है उसके सभी जो एमएलए हुए, यानी कि विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोला जाता है। सभी एमएलए बोला जाता है, सभी एमएलए 2800 राज्य और 3 यूनाइटेड टेरिटरी। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे विधानसभा 2800 विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी एमएलए होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, सभी इसमें भाग लेंगे। लगभग इसमें अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 4193 एमएलए आते हैं। लेकिन याद रखिए कि विधान परिषद यानी कि विधान मंडल के दूसरे सदन यानी कि विधान परिषद नहीं भाग लेता, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता। जैसे विधान परिषद हमारे देश में 6 राज्य में है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसलिए लिया था क्योंकि बिहार में यानी कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्य में है। इसलिए अनइक्वलिटी नहीं हो, इसलिए 6 राज्य में यानी कि 6 राज्य के एमएलए को, विधान परिषद के एमएलए को इसमें नहीं लिया जाता। लेकिन विधानसभा के जो एमएलए होंगे सब लिए जाएंगे, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लगभग 4193 एमएलए को लिया जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के एमपी को लिया जाएगा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एमपी बोला जाता है, आपको पहले से पता है। जैसे आपको मालूम होगा कि लोकसभा में कुल सीट की संख्या कितना है, 545, और राज्यसभा की सीट की संख्या कितना, 245। जिसमें लोकसभा में 545 में 2 एंग्लो इंडियन है, यानी कि जब इंग्लो इंडियन को छाड़ दिया जाए इंग्लो इंडियन इसमें भाग नहीं ले सकते। और 245 में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, इनको ये भी भाग नहीं ले जाते। जब निकालेंगे तो 233 आएगा, और 545 में अगर निकालेंगे तो 543, यानी कि 543 और 233 कुल एमपी की संख्या कितना होगा, 776 एमपी और 4193 एमएलए भाग लेते हैं। और आएंगे देखते हैं आगे कि सबसे पहले एक एमएलए का वोट कितना माना जाता है। याद रखिए हम लोग विधायक या एमपी को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, एक आदमी एक वोट। लेकिन यहाँ पे एक विधायक को एक वोट नहीं माना जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि जिस राज्य की जनसंख्या, जैसे 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आगे दिखाएंगे। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या है वो भी 1971 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए। जैसे अभी 2027 में जनगणना होने वाला है, इससे पहले 2011 में हुआ, लेकिन 2011 नहीं बल्कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या को दिखा जाएगा। उस वक्त राज्य की जनसंख्या कितनी थी और उसमें राज्य की कुल एमएलए से भाग दे करके फिर उसके बाद 1/1000 यानी कि फिर 1000 से भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, उतना एक एमएलए के वोट को माना जाता है। एक एमएलए के वोट को एक वोट नहीं बल्कि एक एमएलए के वोट को राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के कुल एमएलए से भाग देकर के फिर 1000 से भाग देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा वो एक एमएलए के वोट को दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिए बिहार में कुल एमएलए की संख्या 243 है, ठीक है। और 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 4,21,26,236 है, ठीक है। जनसंख्या कुल उसको 243 से भाग दिए, ठीक है। और 243 से भाग देने के बाद 1000 से पुनः भाग दिए। जब 1000 से पुनः भाग दिए तो लगभग आंसर कितना आया, 173.35। याद रखिए मैथ में होता है ना निकटता। यहाँ पर देखिए 3 है और 5 है,
173 के बाद देखिए 3 और 5 है। याद रखिए अगर 5 से पहले होगा, 5 से अगर कोई चीज पहले है तो 173 का 173 होगा, लेकिन यहीं पे अगर 6 रहता, 6 5 रहता तो 173 नहीं बल्कि एक बाहर जाता 174 हो जाता, इसलिए यहाँ पे 173 लिया। मतलब एक एमएलए के वोट को बिहार के एक एमएलए के वोट का पावर कितना है, कितना वोट माना जाएगा 173, ठीक है। इसलिए इस प्रकार देखा जाए तो 173 एक एमएलए का वोट, अब कुल एमएलए की संख्या 243, तो जब 243 को 173 से गुना कीजिएगा तो कुल वोटों की संख्या कितनी आएगी 42,039, यानी कि बिहार राज्य का। ऐसा ही 2800 राज्य का अलग आएगा, लेकिन केवल अगर इंडिविजुअल अगर बिहार का देखा जाए तो 42,039 कुल एमएलए की वोट को गिना जाएगा। अब आते एमपी का वोट कैसे देखा जाता है। एक एमपी का वोट, एक एमपी यानी कि सांसद का वोट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों इंक्लूड है इसमें, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों के को एमपी बोला जाता है। अब देखिए एक एमपी का वोट कैसे माना जाएगा, कुल एमएलए का वोट, यानी कि पूरे भारत में जितने भी राज्य है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा को देखा जाता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिए। अब कुल एमएलए के वोट को कुल एमपी के संख्या से भाग देंगे। हमने पहले बता दिया कि 776 कुल एमपी की संख्या देश में, तो 776 से भाग देंगे। कुल एमएलए का वोट कितना आया था, जैसे बिहार राज्य की 42,039, उसी प्रकार 2800 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या को मिलाएंगे जोड़ जाए तो मिनिमम आता है लगभग 5,43,231। जब उसको 776 से भाग दीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा 699.91। मैंने इससे पहले बताया जब मैथ का खेला होगा, मैथ का खेला मतलब निकटतम देखा जाएगा, 9 मतलब 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है मतलब इसमें एक प्लस होगा, जब एक प्लस होगा तो 700 आएगा, मतलब एक एमपी के वोट को 700 माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुल एमपी की संख्या 776, उसको 700 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5,43,200। मतलब पूरे भारत में कुल एमएलए के वोट कितना है 5,43,231 और कुल एमपी का वोट 5,43,200। इस प्रकार टोटल वोट की संख्या होती है 10,86,431। और आपका दिमाग क्या कहता है, बुद्धि विवेक दिमाग लगाइए। आप विधायक वाले वोट में देखे, पंचायत वाले वोट में देखे, अगर मान लीजिए अगर किसी पंचायत में या किसी भी वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव, अगर मुखिया के चुनाव में 1500 वोट टोटल पड़ता है तो कौन मुखिया जीतेगा। मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़ा है तो सबसे ज्यादा जिसका वोट वो जीत जाएगा, लेकिन इसमें खेला कुछ अलग होगा। आपके हिसाब से कितना है 10,86,431। इसमें जितने भी उम्मीदवार खड़ा होंगे राष्ट्रपति के लिए जो ज्यादा वोट पाएंगे वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे कुछ अलग खेला होगा। ये इसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना। यानी कि 10,86,431 कुल वोटों की संख्या है और कितना वोट ला करके कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत सकता है। आइए आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव और प्रक्रिया क्या है, कैसे निर्वाचन होगा, कैसे चुनाव होगा और फिर गिनती कैसे होगा, दोनों चीज को देखेंगे। देखिए कुल वोटों की संख्या मैंने कितना दिखाया था 10,86,431, ठीक है। एक कोटा होता है, कोटा मतलब कि कोटा का फॉर्मूला होता है कुल वोट बटे में पद प्लस में 1 मतलब राष्ट्रपति का पद कितना होगा पूरे देश में 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब +1 जब इसको सॉल्व करके आंसर कितना है 5,43,216। मतलब जिस उम्मीदवार को 5,43,216 वोट मिलेगा वही राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। ऐसा नहीं है ना, माने 3 उम्मीदवार खड़ा हुआ और कुल वोटों की संख्या इतना है ना, जिसका ज्यादा वोट आ गया, माने किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, ऐसा नहीं कि 7 लाख वाला जीत जाएगा, मतलब 7 लाख वाला जीतेगा ही। मतलब यहाँ पे ये वोट न्यूनतम ये है और इससे ज्यादा पार होना होगा, नहीं तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतेगा। एक काम के समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा नंबर लेता हूँ कि मान के चलिए कि कुल वोटों की संख्या 100 है और पद की संख्या राष्ट्रपति का 1 +1 यहाँ पर देखिए 100 आया और 1 और 1 2 +1, जब इसको काटेंगे तो 50 आ गया, 50 और 1 51। मान के चलिए कि कोटा कितना है 51, मतलब जिस उम्मीदवार को 100 में 51 वोट आ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। चलिए और एक काम करते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे चुनाव होगा। मानिए 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के मैदान में है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए मानिए कि 3 हुए, एक ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। अच्छा यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होगा, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल है ना। मतलब और कोई गया वोट देने एमपी हो या एमएलए तो उनको करना ये होता है कि ऐसा नहीं कि ए को वोट दे करके बी और सी को वोट देंगे, उनको तीनों को वोट देना है, बस प्रीफरेंस देना है। यानी कि उनके मन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए को 1 नंबर पे रखेंगे, बी को 2 नंबर पे और सी को 3 नंबर पे, या कोई अलग एमपी एमएलए बी को 1 नंबर पे रख सकता है, सी को 3 नंबर पे, 1 नंबर, उनको उसका मन जो खाता है, लेकिन तीनों को देना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। मान के चलिए कि यहाँ पे 100
वोट पड़ा, कुल वोट कितना 100। इसमें मान के चलिए कि ए को 50 वोट मिला, ठीक है, और बी को मान लेते हैं 30 और सी को 20। देखिए 50 और 30, 80 80 20 कितना हो गया 100, कुल वोट मिला 100। लेकिन अभी तक कोई नहीं जीते। रीजन ये है क्योंकि कोटा कितनी है 51, आया ए को कितना अधिकतम 50। ऐसा नहीं कि बस आप समझ जाइए कि ए जीत जाएगा, सबसे ज्यादा वोट मिला, नहीं मिल सकता। वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत सकता क्योंकि कोटा से भी नीचे एक वोट कम है। अगर एक वोट इसमें प्लस हो गया मतलब वो जीत जाएगा। चलिए अब गिनती हुआ, गिनती फर्स्ट राउंड की गिनती हुआ तो फर्स्ट राउंड की गिनती में ए को 50 मिला, बी को 30 मिला, सी को 20 मिला, मतलब कुल वोट 100 मिला। ए को ज्यादा मिला, बी को उससे कम और सी को सबसे कम। इसमें फर्स्ट राउंड में कौन हार गया? सबसे कम वाला हार गया, सी हार जाएगा, सी हार गया। लेकिन इसका नाम है एकल संक्रमणीय, मतलब सी हार तो गया लेकिन इसका वोट ए और बी में ट्रांसफर हुआ। मान के चलिए, दिमाग लगाइए, 20 में 20 लोगों ने सी को एक नंबर पे रखा, लेकिन दो सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस किसी को तो दिया होगा, या तो हो सकता है ए को दिया हो या बी को दिया हो, है ना। सेकंड प्रेफरेंस देखना है कि ए को दिया गया कि बी को दिया गया। मान के चलिए थर्ड वाला तो ध्यान नहीं रखना है, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला। अगर सेकंड प्रेफरेंस अगर बी को दिया होगा 20 लोगों में, फर्स्ट प्रेफरेंस सी को, सेकंड प्रेफरेंस मानिए कि सेकंड प्रेफरेंस में आपको ए को दिया गया 5 और बी को दिया गया 15, ठीक है। तो अब ये वोट इसमें प्लस होगा। अब देखिए 50 में 5 जोड़ेगा कितना होगा 55, ठीक है, और 30 में 15 जोड़ेगा कितना होगा 45। बस लाना कितना था 51, आ गया कितना 55, बात खत्म, ए जीत गया। मतलब ये बताइए कि ए को कितने राउंड में जीत मिला, फर्स्ट राउंड में कि सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड में जीत मिला। अभी तक इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है जब सेकंड राउंड में किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत मिला है, तो पहले राउंड में जीत जाता है। उनका नाम है बीबी गिरी। बीबी गिरी 1969 में राष्ट्रपति बने, जिनको सेकेंड राउंड में जीत मिला था, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि एकल संक्रमण मतलब क्या हुआ। एकल संक्रमण मतलब जो हार गया उम्मीदवार उसका वोट अगले वाला में ट्रांसफर होगा। वो देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए 20 में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस मानिए कि ए को 5 दिया गया और बी को 15 दिया गया, तो 5 इसमें ट्रांसफर होगा और 15 इसमें ट्रांसफर होगा। लेकिन 30 और 15 45 हो गया, और 5 50 और 5 55 हो गया। 51 चाहिए था, 55 हो गया, 4 ज्यादा, मतलब चुनाव जीत गया। ये कितना वोट से पीछे रह गया? 6 वोट से। अगर इसको 6 वोट मिलता तो बी जीत जाता। अब मिठाई कौन खाया, बंटवाएगा कौन? ए, यानी कि ए राष्ट्रपति चुनाव जीत चुका है। यही है एकल संक्रमणीय और माध्य प्रणाली, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही लगता है लोगों को कि विधायक का चुनाव, संसद का चुनाव, ये तो आसान है कि कैसे समझना है, समझ जाता है आदमी, क्या जो ज्यादा वोट पाया वो जीत जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। और एक शख्स एक वोट नहीं दे सकता, एक शख्स एक वोट के बदले में कुछ ज्यादा संख्या में होता है। आप लोगों ने समझ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 1969 में बीबी गिरी सेकेंड राउंड की वोटिंग में वो जीत गए थे। और अभी के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है और उनको लगभग 64% वोट मिला था, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही जीत गए। लेकिन इतिहास में अभी एक ही बार ऐसा हुआ है जब बीबी गिरी ने सेकंड राउंड में जीता, वो भी अपने पार्टी से नहीं, दूसरे पार्टी से, मतलब कि वो स्वतंत्र लड़े थे और जीत गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा लगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल पाए कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है और क्या कमी रह गई। आप लोग ये भी बता सकते हैं कमेंट में। कोशिश करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।